हेलो दोस्तों, शिखा राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं और भूगोल में एक बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही प्यारा पाठ है। क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन का मतलब होता है जंगल और वन्य जीव का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, टोटल चीजें संबंधित है इससे, ठीक है ना। तो ये 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के उद्देश्य से मैं आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर ले चल रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए और चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो पढ़ाएं आपके पास पहुंच जाए। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। पाठ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये हमारे पास हेड राइटिंग की नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये नोट्स आपको बकायदा मिल जाएगी, नोट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। आप लोग कमेंट करिए, मैं एक नंबर देने वाला हूं एक दो दिन में यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपके पास टोटल नोट्स पहुंच जाएगी। नोट्स की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल से है, क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान है, 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए पहला प्रश्न, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो इसको थोड़ा सा पहले ऐसे समझ लीजिए, कहानी जैसे। देखिए, चिपको आंदोलन से तात्पर्य यह है कि जंगलों को अर्थात पेड़ों को कटने से रोकना। जो जंगल और पेड़ कट रहे थे उसको कटने से रोकना। तो इसमें क्या होता था, ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में यह आंदोलन चलाया गया था। वहां क्या हो रहा था, वन विभाग के जो अधिकारी थे और जो उनके ठेकेदार थे, ये पेड़ों को काटने जा रहे थे। पेड़ों को, और कौन से पेड़ को? अंगू नामक वृक्ष को। जैसे अंगू क्या होता है? अंगू एक वृक्ष होता है, जैसे आम का पेड़ हो गया, महुआ का पेड़ हो गया, उसी प्रकार अंगू नामक एक वृक्ष होता है, इसको काटने जा रहे थे। और तो और एक दो पेड़ की बात नहीं थी, 2400 को पेड़ों को काटा जाना था। 2400 पेड़ थोड़ा सा नहीं होते, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जब इसको पेड़ को काटा जाना था तो एक रेंगड़ी गांव है, रेंगड़ी रेंगड़ी गांव की 27 महिलाओं ने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगाकर इस आंदोलन को असफल बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पेड़ों में चिपक जाते थे और उन्हें गले लगा लेते थे ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके, ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके। तो ये मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य था। अब पेड़ों को कटेंगे तो पर्यावरण बिगड़ेगा, पर्यावरण की समस्या बनेगी, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, समस्याएं बनेगी। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं और देखते हैं। तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, गजब के सुनेंगे, नोट्स मिल जाएगी, ठीक है ना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, देखिए आप उसमें जाइएगा, क्या बोलते हैं उसमें, उसमें जाइएगा, उसमें मैं टोटल प्रश्न भी लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्वेश्चन टैग में जाइएगा, मैं प्रश्न भी लिख दूंगा, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगी। तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को तथा जंगलों को कटने से रोकना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को तथा जंगलों को कटने से रोकना, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा करना। जी हाँ, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा करना। और अगर पेड़ कटने से रोकेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो। आगे, यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली नामक जिला में चलाया गया था। ये जो चिपको आंदोलन है ना, यह भारत देश है, भारत देश के उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में चलाया गया था। किस लिए? अंगू नामक वृक्ष को कटाई से रोकने के लिए, अंगू नामक वृक्ष को काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। उसके अलावा इस आंदोलन में अधिक मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया था तथा बहुत ही कम मात्रा में पुरुषों ने भाग लिया था। तात्पर्य यह है कि ये जो चिपको आंदोलन था, इसमें महिलाओं ने अधिक मात्रा में भाग लिया था तथा पुरुषों ने कम मात्रा में भाग लिया था। एक एक कहानी में सुना रहा हूं। आगे आगे ये है कि आगे ये है ताकि पेड़ों को कटने से रोका जा सके, ठीक है ना। चिपको आंदोलन का अर्थ था कि ये लोग पेड़ों को में चिपक जाते थे, पेड़ों को गले लगा लेते थे ताकि पेड़ों को कटने से रोका जाए, क्योंकि 2400 से अधिक
वृक्ष को काटा जाना था। और कौन वृक्ष? अंगू नामक वृक्ष को काटा जाना था। 2400 से अधिक अंगू नामक वृक्षों को काटा जाना था। वन विभाग के अधिकारी और उनके ठेकेदार, हाँ, वन विभाग के अधिकारी और उनको ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। तब रेंगड़ी गांव की 27 महिलाओं ने, तब रेंगड़ी गांव की 27 महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर वह पेड़ों में चिपक जाया करते थे, अर्थात उनको गले लगा लिया करते थे, जिसके वजह से यह आंदोलन असफल हो गया। ठीक है ना। इस आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इस आंदोलन को 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में। स्पीड में बोलूं, देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जंगलों तथा पेड़ों को कटने से रोकना, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में चलाया गया था। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक जिला में चलाया गया था। अंगू नामक वृक्ष को कटने से रोकने के लिए चलाया गया था। इसमें अधिक मात्रा में, इस आंदोलन में अधिक मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया था तथा कम मात्रा में पुरुषों ने भाग लिया था। तो 2400 से अधिक अंगू वृक्ष को काटा जाना था। जी हाँ, 2400 से अधिक वृक्षों को काटा जाना था। तब रेड़ी गांव की रेड़ी गांव की 27 महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो पेड़ों को गले लगा लेते थे, उसमें चिपक जाते थे, ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके, और ऐसा करने से यह आंदोलन सफल भी रहा। मतलब पेड़ों को कटने से उन्होंने रोक भी लिया। ठीक है ना। इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के से क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? देखिए, पर्यावरण में उपस्थित जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य तथा अन्य प्राणी तथा अन्य वस्तुओं के बीच में जो एक दूसरे से संबंध बना हुआ है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अर्थात पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी तथा वस्तुओं के बीच जो, या तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्यों के बीच में जो संबंध बना हुआ है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और दूसरी बात, इसी संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और सुनिए, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होंगे, और मनुष्य नहीं होंगे तो पेड़ पौधों की समस्या आएगी। तो एक दूसरे पर ये जो जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अकेले अपने आप में कोई चीजें नहीं होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मतलब पर्यावरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि के बीच में जो संबंध बना हुआ है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और कहने का मतलब है कि बिना एक दूसरे के इनका जीवन संभव नहीं है, यह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कौन? जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य। अगला प्रश्न, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? या दुर्लभ जातियों से आप क्या समझते हैं? देखिए, जिन जातियों या प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, जिन जातियों या प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये कभी कदार ही दिखाई देते हैं। ऐसी जातियों को दुर्लभ जातियां कहते हैं। जिन जातियों की या प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, जिन जातियों या प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये कभी कदार ही दिखाई देते हैं, ऐसी जातियों को दुर्लभ जातियां कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो फेनेल लोमड़ी, जी हाँ, फेनेल लोमड़ी, और दूसरा है हिमालयन ब्राउन भालू। फेनेल लोमड़ी, हिमालयन ब्राउन भालू, ये दुर्लभ जातियां के उदाहरण है। अर्थात इनकी संख्या बहुत कम है, ये कभी कदार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? या संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं? देखिए, वन्य जीव एवं पेड़ पौधों की ऐसी जातियां, वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव, वन्य जीव और पेड़ पौधों की ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने की खतरा है तथा इनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है।
वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाले जीव। वन्य जीव तथा पेड़ पौधों की ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने की खतरा है और इनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और इन पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अर्थात ऐसी जातियां जो संकट में है, अर्थात जिनकी जातियां लुप्त होती जा रही है, जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, काला हिरण। काला हिरण संकटग्रस्त जातियां हैं। भारतीय जंगली गधा संकटग्रस्त जातियां हैं। गैंडा संकटग्रस्त जातियां हैं। गोडावन संकटग्रस्त जातियां हैं। मगरमच्छ संकटग्रस्त जातियां हैं। संघाई हिरण संकटग्रस्त जातियां हैं। और शेर की पूंछ वाला बंदर, ये है उदाहरण। किसके उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियों के। ये जातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ये दिखाई नहीं दे रही है और इन पर कोई सरकार नियंत्रण भी नहीं कर रही, करने की कोशिश भी कर रही है तो नियंत्रण हो नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, सुभेद जातियों से क्या तात्पर्य है? सुभेद जातियों से क्या तात्पर्य है? ऐसी जाति या प्रजाति जिनकी संख्या इतनी कम हो गई कि वह विलुप्त होने की कगार पर है, संभावना पर है। ऐसी जातियां जिनकी संख्या इतनी अधिक कम है कि वह विलुप्त होने के कगार पर है, अर्थात दिखाई ही नहीं देते हैं, ऐसी जातियां सुभेद जातियां कहलाती। जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ऐसी जातियां सुभेद जातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अर्थात जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, विलुप्त होने के कगार पर, इनकी जातियां ही विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब अब हो सकता है दिखे ही ना, ऐसी जातियों को सुबेद जातियां कहते हैं। जैसे नीली भेड़ अब नहीं दिखाई दे रही है, एशियाई हाथी नहीं दिखाई दे रही है, और गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, आपने नाम सुना होगा, ये भी नहीं दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है कि वो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? अर्थात वनस्पति की वह जाति या प्रजाति, या तो ऐसे बोलो कि वे सभी पेड़ पौधे या झाड़ियां या वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के अपने आप उग आते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी वे सारे पेड़ पौधे घास झाड़ियां, वे सारे पेड़ पौधे घास झाड़ियां जो बिना मानव के हस्तक्षेप के, अर्थात मानव का उसमें किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं होती है, मानव उसमें कोई कार्य नहीं करता है, वे वनस्पति, वे पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वे पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, बिना मानव की सहायता से उग जाते हैं, ऐसी वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला है कि रक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? जी हाँ, रक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? देखिए, पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में आदि राज्यों में पाया जाता है। नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स की चिंता बिल्कुल न करिए, पहले एक बार सुन लीजिए। इसको मैंने ट्रिक लिखा है, पहरा हियोबी। क्या लिखा है? पहरा हियोबी। ट्रिक है कि पहरा क्या है भैया? पहरा क्या लिखा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। पहरा हियोबी, पा से पंजाब, पहरा हा से हरियाणा, रा से राजस्थान, ही से हिमाचल प्रदेश, और ही ओ से उड़ीसा, बी से बिहार। तो बात समझ में आ रही ना? तो पहरा हियोबी का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में रक्षित वन पाए जाते हैं। पहरा हियोबी। नोट्स आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करिए, आप लोग कमेंट करिए। अगला, किन वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं? वनों को, ऐसी कौन सा वन है? वन माने जंगल। ऐसे किन वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं? तो देखिए, वे सभी वन या बंजर भूमि जिस पर सरकार, व्यक्तियों तथा समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है। वे सभी वन या बंजर भूमि जिस पर सरकार, व्यक्तियों या समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है, ऐसी चीजों को अवर्गीकृत वन कहते हैं। ऐसे वन को अवर्गीकृत वन कहते
है। एक प्रश्न यहाँ दिया है कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन है, नाम लिखिए। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय पर्वत, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव कौन कौन है, नाम लिखिए। तो देखिए, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव निम्न है। देखिए, पहला हो गया जंगली भेड़। जंगली भेड़ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। पहाड़ी बकरी साफिन, पहाड़ी बकरी साफिन ये हिमालय क्षेत्र में। मारखोर, ना याद आए तो हरामखोर बोल दो। मारखोर ये कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। आई बेकस कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, सॉरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। थ्रू और टेपिर, थ्रू और टेपिर ये सभी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पांडा और साह चीता ये पर्वत के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, पर्वत के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी साफिन, मारखोर, आई बेकर, और टेपिर, और पांडा और साहचीता ऊपरी भागों में। देखिए, आरक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? आरक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? देखेंगे, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हमने ट्रिक क्या बनाई है कि आरक्षित वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? आम, केम, पतऊ, जका। जी हाँ, आम, केम, पतऊ, जका। आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, के से केरल, म से महाराष्ट्र, पा से पंजाब, हाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ता से तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु, उसे उत्तराखंड, उसे उत्तराखंड, और जा से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो आम, केम, पतऊ, जका आरक्षित वन, आम, केम, पतऊ, जका। आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, के से केरल, म से महाराष्ट्र, पा से पश्चिम बंगाल, ऊ से उत्तराखंड, और ता से तमिलनाडु, जा से जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में किन जातियों को, 1980 और 86 में किन जातियों को संरक्षित जाति में शामिल किया गया? तो संरक्षित जाति में शामिल किया, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ों तरह की तितलियों को शामिल किया गया, कीट पतंगों को शामिल किया गया, भृंगों को शामिल किया गया, ड्रैगन फ्लाई आदि को संरक्षित किया गया और शामिल किया गया। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये समाप्त। चलिए, संकटापन्न पादपों के नाम लिखिए। अगर एक छोटा सा प्रश्न बहुविकल्पी भी आ जाए, संकटापन्न पादपों के नाम लिखिए, तो मधुका इनसिग्निस, मधुका इनसिग्निस, और दूसरा है हुबरिया हेप्टान्यूरोन, हुबरिया एप्टान्यूरोन। आपको नोट्स मिल जाएगी, आप कमेंट करिए, नोट्स मिल जाएगी। अगला है सुभेद जातियों के दो नाम लिखिए। एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। सुभेद जातियां कौन है? एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। अगला, भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1952 में की गई थी। तुरंत चैनल को लाइक कर दीजिए, तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो जरूर कर दीजिए। अगला है कि वनों की कटाई के दो परोक्ष कारण बताओ। देखिए, वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव क्या है? प्रभाव, अगर वन कट जाए तो क्या प्रभाव होगा? पहला नंबर सूखा आएगा, दूसरा नंबर बाढ़ आएगा। अगला, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया, 1972 में। अगला प्रश्न है कि 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किससे है? बाघों के संरक्षण से है। 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था, बाघों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, भैरव देव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में है, राजस्थान के अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं, जी हाँ। और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष। एक बहुत ही तगड़ा प्रश्न इसमें दिया है कि हिमालयन यव से क्या तात्पर्य है? हिमालयन यव, हिमालयन यव से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सुनेंगे। हिमालयन यव
चीड़ के पेड़, एक चीड़ का पेड़ होता है ना, चीड़ का पेड़, हिमालयन याओ चीड़ के पेड़ के समान का एक वृक्ष है। जी हाँ, हिमालयन याओ चीड़ के पेड़ के समान एक सदाबहार वृक्ष है। ये हिमालयन याओ वृक्ष का नाम है, जो चीड़ के पेड़ के समान होता है। इस पौधे से औषधि बनाई जाती है, अर्थात दवाइयां बनाई जाती है। हिमालयन याओ वृक्ष से औषधियां बनाई जाती है, अर्थात दवाइयां बनाई जाती है। इस वृक्ष की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, जड़ों से, छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, जड़ों से टक्सोल, टक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, जिनसे क्या बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती है। दोस्तों, ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी, आप लोग कमेंट करिए, आपको ये टोटल के टोटल नोट्स मिल जाएगी। नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको उचित लगे, आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और आपको नोट्स मिल जाएगी, मैं व्हाट्सएप नंबर बस 1-2 दिन के अंदर सिम निकाल के आपको देने वाला हूँ, आधार कार्ड से, बस आज ही कल में सिम निकाल लूंगा, ठीक है ना। हाँ, घर पे अभी संडे पड़ गया था, छुट्टी थी तो घर ही पे थे, अब निकलते हैं बाहर, ठीक है ना, कोचिंग तरफ, मार्केट तरफ, ठीक है ना। और यदि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, मनौरी 16 मार्केट, प्रयागराज, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, मनौरी 16 मार्केट, प्रयागराज, आप लोग वहां आके ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी चीज की चिंता मत करिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।